प्रीवियस क्लास में मैंने रेशो के आपको कुछ होमवर्क दिया था और ये प्लस पॉइंट रहा कि आपने वो क्वेश्चन ट्राई किए। मेरे पास इतने मैसेज नहीं आए कि मैम सारा होमवर्क आप ही कर दो। मैसेज आए ज़रूर, और वो भी अच्छी बात है कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे और मैं ही उसे सॉल्व करूँगी, और सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करवाने भी वाली हूँ। तो अभी हम जो होमवर्क दिया था पहले 5 मिनट्स उस पर लगाएंगे, सारे क्वेश्चन का एक बार ओवरव्यू दूंगी, और एक क्वेश्चन 24 है जिसमें सबको प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 21 से हम स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन बुकलेट वाला पार्ट खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि 2s:3t हमारी डुप्लीकेट रेशो है 2s - p:3t - p की। तो हमें वैल्यूज बतानी है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका आंसर क्या होगा अगर डुप्लीकेट रेशो को मैं इक्वल कर दूं 2s:3t से। तो सबसे पहले मुझे डुप्लीकेट रेशो चाहिए। अब यहाँ पे हमें अपने माइंड में कंसेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट रेशो होती क्या है। डुप्लीकेट रेशो में हम क्या करते हैं, पावर 2 कर देते हैं। तो इसकी हमने डुप्लीकेट रेशो लिखी 2s - p का होल स्क्वायर 3t - p का होल स्क्वायर, ये इसकी डुप्लीकेट रेशो है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका आंसर आना चाहिए 2s:3t। अब यहाँ पे हमें मैथ्स का रूल लगाना पड़ेगा प्रॉपर और सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है। a - b होल स्क्वायर होता है हमारा a² + b² - 2ab। यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इस स्क्वायर को एक्सपेंड करने में। अब a हमारा 2s है और b हमारा p है, तो 2s का होल स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर -2 × 2s × p। ऐसे ही हम लगाएंगे 3t - p में 3t का होल स्क्वायर प्लस p² -2 × 3t × p, और इक्वल होना चाहिए 2s/3t के। ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, s का स्क्वायर करेंगे s² प्लस p² -4ps 9t² प्लस p² -6pp इज इक्वल टू 2s/3t। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए पहले भी 2 क्वेश्चन पे हमने यूज़ किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3t से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2s से। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई करो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, अपने रेशो के होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन मैंने 4 और 5 आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे। ये बहुत अच्छी बात रही कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन ट्राई किए। मेरे पास सारा होमवर्क वापस नहीं आया कि मैम आप ही कर दो। आप लोगों ने वो क्वेश्चन ट्राई किए, मैसेज अभी भी आए, प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन वो अच्छी बात है। जब हम 10-15 बार कर चुके होते हैं फिर प्रॉब्लम पूछते हैं तो वो अच्छी बात है। अगर प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। लेकिन हमने उसको ट्राई किया है, हर पॉइंट को उसमें पकड़ा है, फिर ट्राई किया है, फिर भी अटक रहा है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो ही जेन्युइन क्वेश्चन में। जैसे एक डाउट मेरे पास आया था, एक बच्चे की रेशो आ रही थी 84/91 और ऑप्शन में आंसर 12:13, 13:14, 11:12 और नन ऑफ दीज, ये आंसर थे। अब वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि मैंने सारा सही किया है, मैंने 4 बार चेक कर लिया, 10 बार चेक कर लिया, लेकिन मेरा आंसर यही आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आंसर यही आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कोई गड़बड़ है या मैं कहाँ गलत हूँ। अब इसमें क्या है,
रेशो में हमें ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन फॉर्म तक जाना है, जितना मैं छोटा से छोटा कर सकती हूँ उतना करना है। तो जब मैं 84 और 91 को देखती हूँ तो मैं इसको कट करने की सोचती हूँ। 4 2 का मल्टीपल है, 2 से कट हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा, 1 ऑड नंबर है, 2 की टेबल में नहीं आने वाला। फिर 3 की टेबल में मैं ट्राई करती हूँ, तो 3 की टेबल में क्या होता है, 84 और 91, 3 की टेबल में 84 तो जा रहा है, 91 नहीं जा रहा। अब 4 की टेबल में भी नहीं जाएगा, 5 की टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 6 की टेबल में भी 1 नहीं आता, वहाँ भी नहीं जाएगा। तो 7 से अगर मैं कट करती हूँ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो रेशो क्या आ गई मेरी, 12:13, और मेरा आंसर ठीक हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है लास्ट स्टेप तक। अब ये हमने सीखा कि सिंप्लीफाई करना है, लेकिन कई बार हमें ट्विस्ट मिल सकता है। भाई हमारा आंसर मैंने ये निकाल लिया, लेकिन जो फाइनल आंसर है अब कोई भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो आंसर मुझे दिया हुआ है, तो वो भी जाके हमें चेक करना है। ऐसा ऑप्शन नन ऑफ दीज में जरूर चेक करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आती। अगर चारों ऑप्शन है तो एक ऑप्शन तो है ही, हम आराम से पता लगा लेते हैं, दिमाग चला लेते हैं। नन ऑफ दीज में इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम चेक करेंगे कि जो रेशो मेरा आंसर मैंने निकाला है उसका कोई मल्टीपल तो नहीं दिया हुआ मुझे, क्योंकि इसका डिविजिबल तो हो ही नहीं सकता। 12 और 13 किसी भी कॉमन फैक्टर इनका है ही नहीं, लेकिन इनका मल्टीपल तो नहीं दिया हुआ, तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है। लेकिन रूल होता है कि रेशो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर फाइनल आंसर लिखते हैं। ये तो हम मैथ्स में वैसे भी देखते हैं, जिसमें लास्ट स्टेप तक जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वहां तक हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर रुकते हैं। ठीक है, अब जो पिछली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था आज हम वहीं से शुरू करेंगे। उन क्वेश्चंस का पहले एक बार ओवरव्यू करेंगे, जो भी हमारे 4-5 क्वेश्चन होमवर्क के थे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारा हमारा आईसीआई का मॉड्यूल कवर हो रहा है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, और जो भी पैटर्न पॉसिबल है सब कवर हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस को करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साइड बाय साइड ये क्वेश्चंस करने से हमारे कंसेप्ट बार बार रिकॉल होते रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर रेशो के हर कंसेप्ट को अपने अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है, और एक बार करने से मैथ्स में कभी काम नहीं चलता। तो आप एक बार करो, 2 बार करो, 2-3 चैप्टर जब हो जाए फिर वापस से करो, कि मैं उस रेशो के कंसेप्ट को मिक्स तो नहीं कर रहा या भूल तो नहीं रहा। अगर हम टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहेंगे तो वो रिवाइज होता रहेगा, और मुझे बार बार उस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होगी, और मेरा सब्जेक्ट हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगा। ये मेन बात है कि सब्जेक्ट हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगा। कभी भी ये नहीं होगा कि हाँ मुझे अभी जाके रिवाइज करना है, फिर मुझे प्रैक्टिस करनी है कॉन्फिडेंस और स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, 21st क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, 20 तक हमने प्रीवियस क्लास में किए थे। 21st क्वेश्चन में दिया हुआ है 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। मतलब मैं 2s minus p is to 3t minus p का पहले डुप्लीकेट रेशो लिखूंगी। डुप्लीकेट रेशो मतलब स्क्वायर करना है, ये डुप्लीकेट रेशो हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहे हैं डुप्लीकेट रेशो का आंसर आना चाहिए 2s minus 3t, मतलब मैं स्क्वायर करके इसको इक्वल कर दूंगी 2s minus 3t के। ठीक है, इस स्टेप की तरह पहले मैंने मेन रेशो जो थी उसका डुप्लीकेट लिखा, डुप्लीकेट लिखने के बाद उसको इक्वल कर दिया जो चीज़ मुझे दी हुई थी उसके। अब इस पार्ट को पहले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए मैं मैथ्स की आइडेंटिटी लगाऊंगी, कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें मेरा a क्या है 2s और p क्या है मेरा b। इसमें मैंने आइडेंटिटी लगा दी, सेम मैंने 3t माइनस पी होल स्क्वायर में लगा दी। आगे सॉल्व करने के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चंस पे भी कंसेप्ट लगाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3t से और डिनोमिनेटर को 2s से। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैं ये स्टेप दोबारा लिख लेती हूँ प्रीवियस पेज पे, जिससे कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आप समझ पाओ। ये हमने प्रीवियस वाला स्टेप लिख लिया, जिससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई देख पाओ मैं कैसे कर रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब
न्यूमरेटर के पूरे पार्ट को मुझे 3t से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हर वैल्यू को 3t से मल्टीप्लाई करना है। 4s स्क्वायर को 3t से करूंगी तो 4 3 जा 12, s स्क्वायर एज इट इज, t एज इट इज। p स्क्वायर को 3t से करूंगी तो 3p स्क्वायर t। जनरली जो नंबर होता है वो पहले लिखते हैं हम, बीच में भी लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे हमें पहले लिखना चाहिए। 4ps को 3t से करूंगी तो 4 3 जा 12, s p t। ये मैं किसी भी ऑर्डर में लिख सकती हूँ क्योंकि सारे अलजेब्रा है, सारा अलजेब्रिकल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर कोशिश करना चाहिए हम आगे लिख दें। अब इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगी सबको, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3t से और इसको मल्टीप्लाई करूंगी 2s से। अब 9 2 जा 18, s p स्क्वायर, p स्क्वायर को करा तो 2s p स्क्वायर माइनस 12 SPT इज इक्वल टू 1। मैं सीधा सीधा इसको यहाँ भी लिख सकती थी, वो भी ठीक हो जाता क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके इधर पहुंच जाता। 12s स्क्वायर टी प्लस 3p स्क्वायर टी माइनस 12 SPT इज इक्वल टू 18 ST स्क्वायर प्लस 2SP स्क्वायर माइनस 12 SPT। अब हम क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए सारी टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे। 12s स्क्वायर टी प्लस 3p स्क्वायर टी माइनस 12 SPT माइनस 18 ST स्क्वायर माइनस 2 SP स्क्वायर प्लस 12 SPT इज इक्वल टू 0। अब जब मैं कंपेयर करती हूँ तो ये दोनों टर्म्स मेरी बिल्कुल सेम है और उनके साइन जो हैं वो अपोजिट बने हुए हैं। जैसे मैं +2 -2 करूंगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। +2 -2 करूंगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से -12 SPT और +12 SPT मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करना है हमें, हमारी कौन कौन सी टर्म बच गई, ये और ये, ठीक है। अब इसमें s स्क्वायर टी है और इसमें ST स्क्वायर है, और कौन सी टर्म बची, ये वाली और ये 3p स्क्वायर टी माइनस 2sp स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 12 और 18 का मल्टीपल क्या हो गया 6, s कॉमन ले सकती हूँ, t कॉमन ले सकती हूँ। ये लेने के बाद जब मैंने यहाँ से एक s और एक t कॉमन ले लिया तो एक s बच गया, एक s और एक t कॉमन ले लिया तो एक t बच गया। 6 कॉमन लिया था तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं देखती हूँ तो क्या कॉमन है, p स्क्वायर। अगर मैं p स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो मेरा अंदर क्या आया 3t, लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो मेरा -3t चाहिए, मुझे +3t नहीं चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, -p स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो -3t हो जाएगा। माइनस और p स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया 2s। अब जब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को देखती हूँ तो ये दोनों ब्रैकेट्स क्या है, सेम, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने एक बार लिख दिया, जो आउटर में टर्म है उसको एक बार लिख दी। अब मेरी ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0 हो गई और ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0 हो गई। इससे आंसर आया 2s इज इक्वल टू 3t, इससे आंसर आया 6st इज इक्वल टू p स्क्वायर। जो भी ऑप्शन मुझे दिया होगा मैं उसको टिक कर सकती हूँ, मुझे ये ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं इसको टिक कर दूंगी और ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करते करते दोबारा देखो, नोट करने के बाद एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी इसके स्टेप्स, पहले आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 21, अगर आप लोगों ने ये कर लिया है तो उसके लिए तो मैं वेल डन बोलूंगी कि आपको रेशियो समझ में आ गई, डुप्लीकेट रेशियो क्लियर हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई और आपकी कैलकुलेशन भी ठीक होने लग गई, सारी चीजें ठीक हो गई। इसका मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया था।
ठीक है, नोट हो गया होगा। इसमें ये पार्ट मैं सिर्फ आपको एक टर्म समझा रही थी, ये नहीं है हमारे क्वेश्चन का पार्ट। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन में क्या था, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। क्वेश्चन 19 सेम वैसे ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें P/Q दिया हुआ है, X/Y दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फाइनल आंसर निकालना है। तो हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में, P/Q 2:3 दिया हुआ है, तो मैं 2K 3K भी लिख सकती हूँ, लेकिन K कैंसिल हो जाता है और मुझे शॉर्टकट पे जाना है, तो K नहीं भी लिखूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं P की वैल्यू 2 पुट कर दूंगी, Q की 3, X की 4 और Y की 5। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3, X की वैल्यू 4, Y की वैल्यू 5। ये सारी वैल्यू मैं पुट कर दूंगी अपनी क्वेश्चन में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जैसा क्वेश्चन भी हमने पहले किया है कि हमें एक रेशो दी हुई है 19:31। ये रेशो मुझे गिवन है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप इस रेशो में से एंटीसीडेंट में से भी और कॉन्सिक्वेंट में से भी हर टर्म में से एक नंबर माइनस कर दो। मैं सपोज A माइनस कर देती हूँ। ठीक है, माइनस करने से हमारी रेशो 1:4 बन जानी चाहिए, ये इन्होंने हमें बोला है। तो ये कह रहे हैं कि क्या नंबर माइनस किया, ये हमें बताओ। मतलब A की वैल्यू क्या है ये हमसे पूछ रहे हैं। सब कुछ दे रखा है, पुरानी रेशो क्या थी ये भी इन्होंने हमें बता दिया, क्या माइनस करना है ये भी इन्होंने हमें बता दिया, नई रेशो क्या बनेगी ये भी इन्होंने हमें बता दिया। हमें सिर्फ A की वैल्यू निकालनी है, इजी सी। एक तो जब मैं ये लिख लेती हूँ तो मैं ऑप्शन पे भी जा सकती हूँ कि मैं 15 पुट करके देखूँ, 5 पुट करके देखूँ, 1 पुट करके देखूँ, क्या आंसर 1:4 आ रहा है। उसमें मेरे हिसाब से इतनी इजी अगर इक्वेशन है तो टाइम वेस्टेज ज़्यादा है। अदरवाइज जैसे आप ऑप्शन ए पे जाते हो, सपोज अगर मैं ऑप्शन ए पे जाती हूँ तो मेरा ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 15, मैं यहाँ पे 15 पुट कर देती हूँ। 19 माइनस 15 4, 31 माइनस 15 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ऑप्शन ए मेरी ठीक आंसर आ गया। अगर ये नहीं आता मैं बी ट्राई करती, सी ट्राई करती, लेकिन इतनी इजी इक्वेशन में ये तो फर्स्ट ऑप्शन पे आंसर आ गया, हो सकता है थर्ड भी कर लूँ तब भी नन ऑफ दीज आंसर हो, तो टाइम मेरा बहुत वेस्ट होने वाला है। तो मैं प्रेफर करूंगी इतनी इजी इक्वेशन में हम कौन से कंसेप्ट पे जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे भी हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो इतनी इजी इक्वेशन में प्रैक्टिस करने तो से तो हम आराम से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 19 माइनस ए को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 4 जा 76, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी टेबल्स वीक हो गई हैं या स्पीडी नहीं है तो हम कैलकुलेटर उठा सकते हैं। -4a 1 से मल्टीप्लाई करना तो वैसे ही बहुत ईजी है। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर एक साइड और a वाली टर्म एक साइड। 76 में से 31 माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है,
76 में से 31 माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है 45, और 4a में से a माइनस करेंगे तो 3a। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई 45/3 15। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ऑप्शंस पुट करके भी कर सकते हो और सॉल्व करके भी कर सकते हो, आपके ऊपर है आप किस में कॉन्फिडेंस फील करते हो। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें बेटर है कि हम एक बार इक्वेशन से सॉल्व करें और फटाफट से वैल्यू चेक कर लें कि 15 अगर मैंने यहाँ पुट किया था तो भी यही था ना, क्योंकि 15 आंसर पता है, सारी ऑप्शन नहीं ट्राई करनी, सिर्फ इसी को ट्राई करना है। ठीक है, 23 हो गया, एक बार नोट कर लो 22 और 23। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमें ये बताता है एक पर्सन की डेली इनकम कितनी है, कितना वो खर्च करता है तो कितना बचेगा। जैसे मैं कहती हूँ मुझे 100 रुपये पॉकेट मनी मिली और 70 रुपीज़ मैंने आज खर्च कर दिए, तो कितने बचे मेरे पास 30। कैसे निकाले मैंने, अपनी पॉकेट मनी में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। ऐसे एक पर्सन को अपनी सेविंग निकालनी है तो क्या करेगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, अर्निंग की रेशो दी हुई है 4:5, एक्सपेंसेस की रेशो दी हुई है 7:9। अर्निंग को मैं एक्स से शो कर देती हूँ और एक्सपेंसेस को मैं वाई से शो कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें 2 पर्सन थे जिनकी हमें अर्निंग की रेशो और एक्सपेंसेस की रेशो दी हुई है। अब सेविंग दी हुई है कि दोनों ही पर्सन जो सेव करते हैं 50 रुपीज़ करते हैं, दोनों ही 50 रुपीज़ सेव कर रहे हैं। अब यहाँ हम वही रूल लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन का क्या हुआ, उसकी इनकम थी 4x, एक्सपेंसेस थे 7y, तो उसने सेव कितने किए 50। हमने क्या किया, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, कि उसके पास इतनी इनकम थी, इतना खर्च कर दिया। दूसरे पर्सन ने क्या किया, ये हमारे पर्सन है, उसकी इनकम थी 5x, 9y उसने खर्च किया, इसने भी 50 रुपीज़ बचा लिए। ठीक है, अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें क्वेश्चन में अर्निंग्स बतानी है दोनों की। मतलब मुझे x से मतलब है, y से कोई मतलब नहीं है, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लूँगी क्योंकि y मुझे नहीं चाहिए। तो कैसे निकालूंगी y की वैल्यू, -7y इज इक्वल टू 50 - 4x, y इज इक्वल टू 50 - 4x डिवाइड में 7, और बाहर हमें क्या दिया हुआ है माइनस। ये मैंने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पुट कर दूंगी, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये एक माइनस मुझे और दे रखा है, पहले हम लिख लेते हैं चलो, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाते हैं प्लस। तो ये साइन मेरा प्लस का हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36। अब ये साइन माइनस माइनस प्लस हुए, इसका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, अभी ये माइनस है तो माइनस ही रहने वाला है। ठीक है, डिवाइड में क्या है 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 350, क्योंकि 7 एलसीएम आया। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आपस में इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं।
तो अगर इक्वल टू होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर उसमें मल्टीप्लाई नहीं होते। जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये इससे होगा, ये इससे होगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। लेकिन मैं कर रही हूँ a बाई बी प्लस सी बाई डी, तो a d से होगा, b c से होगा और b और d भी मल्टीप्लाई होंगे, तो a d प्लस बी सी डिवाइड में b d। इस तरह से हम मैथ का रूल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब भी प्लस माइनस होता है तो एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं करते। अब यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, 350 प्लस 450 माइनस 36x 1 से हुआ था क्योंकि, और इस साइड क्या आ गया 350। सारी टर्म्स हम एक साइड पे ले आते हैं, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। 450 इज इक्वल टू 36x, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो 450 को 36 से डिवाइड करके देखेंगे क्या आंसर आता है। अगर 95 यहाँ 35x है तो ये कट नहीं होगा हमारा, ये एग्जिस्ट करेगा, हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 450 में 35 प्लस किया 485, माइनस करेंगे इसमें से हम 350, कहना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने नए कंसेप्ट पे जाते हैं, प्रपोर्शन। रेशो पे हमने क्या पढ़ा था, रेशो क्या होता है, रेशो इज अ रिलेशन ऑफ टू और मोर नंबर्स ऑफ सेम काइंड, और एक्सप्रेस कैसे करते हैं, बाय डिवीजन, वो रेशो था। अब हमने जब फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखा था तो हमने लिखा था रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। फर्स्ट पार्ट किया हमने रेशो, अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं इजीली बताने के लिए कि रेशो का बड़ा भाई है। क्यों, क्योंकि ये रेशो के सारे कंसेप्ट को होल्ड करके चलता है और छोटा सा थोड़ा सा पार्ट एक नया इंट्रोड्यूस कर देता है, उसे कहते हैं प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए हम रेशो से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लिखती हूँ, रेशो मुझे लिखनी है, तो रेशो को मैं क्या लिखूंगी, A:B, ये मेरी रेशो हो गई। अब एक और रेशो मैं लिख लेती हूँ, C:D, दो रेशो लिख दी। अब ये दो रेशो इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एक तरफ मैंने लिखा 1/2 और दूसरी तरफ मैंने लिखा 4/8, दो रेशो लिख ली जैसे ऊपर लिखी थी, ठीक है। अगर मैं 4 से इसको कट कर देती हूँ तो ये रेशो क्या बन गई, 1/2 ही बन जाएगी।
सिर्फ 4/8 मुझे क्या दिया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। रेशो में यहाँ पर क्या कंसेप्ट पड़ा था, अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देती हूँ तो मेरी रेशो अफेक्ट नहीं होती। तो सेम रूल हमारा ये लग गया, अगर दो रेशो आपस में इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रपोर्शन। ठीक है, अब टू रेशोज आर इक्वल देन इट बिकम्स प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन को हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ रेशोज। अब जब मैं डेफिनेशन लिख रही हूं तो यहां पर मैं 2 वर्ड नहीं लिख रही, तो 2 और मोर रेशोज भी इक्वल में हो सकती हैं। जैसे ये 4 का मल्टीपल किया था, अगर मैं 3 का मल्टीपल लिख देती तो भी इसको कट करके 1/2 आने वाला था, तो ये भी प्रपोर्शन का ही पार्ट हो गया। तो इक्वालिटी ऑफ रेशोज, जब भी दो रेशोज इक्वल हो जाती हैं तो वो प्रपोर्शन बन जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा। अब जैसे हमने रेशो लिखने के लिए is to के सिंबल को यूज़ किया, इसको क्या पढ़ा हमने, is to। प्रपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, a/b, और इस इक्वल की जगह हम ये बनाते हैं, ये है प्रपोर्शन, a/b इन प्रपोर्शन टू c/d। ठीक है, अब इसमें कितने नंबर दिख रहे हैं, 4। इसका मतलब कितने प्रपोर्शन हो गए, 4। फर्स्ट को हम a को बोलेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन, b को सेकेंड प्रपोर्शन, c को थर्ड प्रपोर्शन, d को फोर्थ प्रपोर्शन। अब अगर मैंने ये लिखा है तो ये तो सब बोलेंगे मैम ये तो हमें पता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये लिखने की क्या जरूरत थी, या इसको इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी। इसको हाईलाइट करने की जरूरत इसलिए थी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन मुझे दिया होगा 3 नंबर्स आर 2, 4, 8 एंड फाइंड सेकेंड प्रपोर्शन। पहली बात तो मुझे प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे प्रपोर्शन होना चाहिए था, पहले मैं चैप्टर तो या टॉपिक तो आइडेंटिफाई करूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये प्रपोर्शन का है। अब मुझे नहीं पता ये 4 में से 3 क्यों दिए, पहले मुझे इस बात से प्रॉब्लम हुई कि 4 होने चाहिए थे, 3 से कैसे बनाऊंगी। अब इन्होंने 3 दे दिए तो मैं सोचूंगी कि लास्ट वाला मिसिंग होगा, वही मांगेंगे। तो सेकंड वाली लाइन पढ़ के मुझे ये पता चल रहा है कि सेकंड हमारा प्रपोर्शन है वो मिसिंग है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2 ये मेरा मिस है, 4 और 8, फिर 2:x इज इक्वल टू 4:8, जिससे मुझे पता चल गया सेकंड प्रपोर्शन मिसिंग है और वो मुझे निकालना है। अदरवाइज मैं लास्ट में लिख देती और उसको गलत क्वेश्चन को सॉल्व करती। ठीक है, तो पता होना चाहिए कौन सा प्रपोर्शन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मैं वहीं पे उसको लिखूंगी और उसकी वैल्यू को निकालूंगी। ठीक, क्लियर। अब मुझे 2 रेशोज दी हुई हैं, वो भी इक्वल में। ठीक है, अगर रेशो को हम a/b लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, a/b और c/d। प्रपोर्शन के लिए मैं यहाँ पे इक्वल यूज कर सकती हूँ। अभी हम क्या कंसेप्ट पढ़ के चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इक्वल साइन है तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर सकती हूँ, तो क्या हो गया, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC के रिलेशन से मैं अपनी मिसिंग वैल्यू भी निकाल सकती थी। इसमें अभी लिखो मत, प्रपोर्शन हमने स्टार्ट किया है, कंसेप्ट समझो, सिर्फ समझो प्रपोर्शन है क्या। प्रपोर्शन में हमें 2 रेशो दी हुई होंगी इक्वल में, कम से कम 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं, वो कंसेप्ट अभी हम आगे करेंगे प्रॉपर्टीज में। अभी सिंपल इक्वालिटी ऑफ रेशोज, अगर रेशो इक्वल में दी हुई है तो वो प्रपोर्शन बन गया। ठीक है, प्रपोर्शन का अपना एक स्पेशल नंबर होता है, जैसे हमारा रोल नंबर होता है, ऐसे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रोल नंबर होता है, ऐसे ही प्रपोर्शन का अपना प्लेस के हिसाब से एक नंबर होता है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, जिससे मुझे जो भी वैल्यू मिसिंग करके देंगे तो मैं उसको उसी प्लेस पे रखूंगी और सही सॉल्व करूंगी, वरना आंसर वेरी कर जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ हमने की कि जब 2 रेशोज हमें इक्वल में दी होती हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करके हम उनमें एक रिलेशन निकाल सकते हैं। A/B को मैंने लिखा A/B,
C/D को लिखा मैंने C/D, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया AD इज इक्वल टू BC। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करे बिना मैं इस रिलेशन को कैसे डिराइव करती हूँ, कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, ये हम आगे पढ़ते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, क्योंकि साथ के साथ नोट करते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा माइंड में जाता जाएगा। ठीक है, पहले आप प्रपोर्शन का बेसिक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसमें हमने कहा कि बिना क्रॉस प्रोडक्ट के मुझे ये रिलेशन यूज करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसी चीज को मैंने दोबारा लिखा, A/B इन प्रपोर्शन ऑफ C/D। जो A और D है उसको हम पढ़ते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, बाहर लिखी हुई हैं तो वो बन गई हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज। जो हमारी B और C वैल्यू हैं उनको पढ़ते हैं हम मीन वैल्यूज। जो बाहर लिखी हुई है उन्हें पढ़ते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, जो अंदर लिखी हैं उन्हें पढ़ते हैं मीन वैल्यूज। अभी तक हमने क्या पढ़ा? AB इज इक्वल टू C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई किया AD इज इक्वल टू BC। अब इस कंसेप्ट को बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे मैं कैसे लिखूंगी? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू का प्रोडक्ट मीन वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ये मैंने बिना क्रॉस प्रोडक्ट के एक आइडेंटिटी की तरह बना ली, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में मुझे यूज होने वाली है एज अ शॉर्टकट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लेते हैं हम 4, 6, 8, 12। क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। वो कह रहे हैं चेक करो ये नंबर प्रपोर्शन में हैं भी या नहीं। अब मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ, तो ये नंबर मैं मान के चलूंगी मुझे ऑर्डर में दिए हुए हैं। इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हुई? 4:12, और मीन वैल्यूज क्या हुई? 6 और 8। ये वाली आइडेंटिटी लगाती हूँ तो 4 × 12 अगर मेरा 6 × 8 के इक्वल आ जाएगा तो यस, अदरवाइज नो। तो 4 × 12 48, 6 × 8 48, गैस नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। तो कितना शॉर्टकट में हमने आंसर को चेक कर लिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। अब इन्होंने हमें दिया 4, 6, x, 12, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन। सेम क्वेश्चन में मैंने
इस वैल्यू को मिस कर दिया और कहा है कि थर्ड प्रपोर्शन निकालो। तो कैसे करूँगी, मुझे ये पता है कि 4 इंटू 12 मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, 6 इंटू एक्स के। तो 4 इंटू 12 6 डिवाइड में डाल दिया इज इक्वल टू एक्स, 6 टू 12 एक्स इज इक्वल टू 8। तो मैंने आराम से बहुत जल्दी अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो रिलेशन हमने किया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, शॉर्टकट में ही काम आता है और क्वेश्चन को भी, हमारे कंसेप्ट को भी क्लियर कर देता है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आने वाले, मिसिंग वैल्यू की तरह ही आने वाले हैं। ये वाला प्रपोर्शन मिस है या ये वाला चेक करो, इसको फाइंड करो, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा काम का है हमारा, ठीक है। ये वाला पार्ट नोट करो, फिर आगे चलते हैं। प्रपोर्शन रेशियो, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो प्रपोर्शन बड़ा भाई है, थोड़े थोड़े से काम एक्स्ट्रा करता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करता, थोड़े से एक्स्ट्रा है और आराम से उसको हम ग्रेस्प कर सकते हैं, क्योंकि है रेशियो का, एक तरह का रेशियो का ही कंटिन्यूएशन पार्ट आप कह सकते हो इसको। चलो नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। इसी के बेस पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर करने के लिए। अगर मुझे नंबर दिए हुए हैं 4x, 16x, x प्लस 2 और k एक मिसिंग वैल्यू है जो मुझे निकालनी है। फोर्थ प्रोपोर्शन अब मेरा मिसिंग है। यहाँ पर रूल तो वही जाने वाला है, एक्सट्रीम वैल्यूज 4x इंटू के इज इक्वल टू 16x इंटू एक्स प्लस 2। के की वैल्यू निकालनी है तो 16x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड में 4x, x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 4x प्लस 2। ठीक है, तो जो भी रूल है हमारा रूल यही रहने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। उससे हम मिसिंग वैल्यू अपनी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फास्ट और शॉर्टकट में हमारा काम हो जाता है। हो गया। अब हम प्रपोर्शन पहले यहाँ तक एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रपोर्शन क्या है, इक्वालिटी ऑफ रेशोज। अगर मैं रेशो को इक्वल में रख देती हूँ, बहुत सारी रेशोज भी हो सकती हैं, तो वो क्या बन जाएंगी प्रपोर्शन, अगर वो एक्चुअल में इक्वल है। अगर मैं 1/2 को 3/4 के इक्वल कर दूँ तो क्या वो प्रपोर्शन होगा, नहीं। वो दो डिफरेंट रेशोज हैं जिनमें कोई प्रपोर्शन नहीं है। दोनों रेशोज सेम होंगी तभी प्रपोर्शन हो सकता है, उनका रिलेशन सेम होगा तब प्रपोर्शन बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। इसमें फर्स्ट वैल्यू को हम फर्स्ट प्रपोर्शन कहते हैं, सेकंड को थर्ड, सेकंड
थर्ड वैल्यू को थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ वैल्यू को फोर्थ प्रपोर्शन। जो फर्स्ट और फोर्थ प्रपोर्शन है वो मेरी क्या बन जाती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज। सेकंड और थर्ड प्रपोर्शन मेरा क्या बन जाता है, मीन वैल्यूज। फर्स्ट और फोर्थ एक्सट्रीम वैल्यूज, सेकंड और थर्ड मीन वैल्यूज। यहाँ से क्या रिलेशन निकला हमारा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉपर क्वेश्चन नहीं करना, या पूछा गया है कि कौन से रूल से हम ये इक्वालिटी या प्रपोर्शन को सॉल्व करते हैं, तो कौन सा रूल लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने दोनों रेशोज को इक्वल में रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तब भी वही रिलेशन आया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। इसको हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी हैं, फर्स्ट और फोर्थ प्रपोर्शन, और मीन वैल्यूज कौन सी हैं, सेकंड और थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, इतना पार्ट। अब हम आगे करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, जैसे हम रूल्स करते हैं, थ्योरम्स करते हैं, ऐसे जब हम प्रपोर्शन करते हैं तो प्रपोर्शन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमें अप्लाई करना पड़ता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वही जाती है क्रॉस प्रोडक्ट, जो अभी हमने लगाई थी। दो रेशोज हमें प्रपोर्शन में दी हुई हैं, तो हमने क्या लिखा, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाया तो क्या आ गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल हो गया हमारा। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी इन्वर्टेंडो। जब आप प्रॉपर्टी करो तो मैं आपको ये बोलूँगी, इसके स्टार्टिंग के वर्ड को फोकस करके चलो। इन्वर्टेंडो, इनवर्स, इससे क्या वर्ड समझ में आया, इनवर्स। मेन रेशो मुझे जो प्रपोर्शन में मेन जो प्रपोर्शन मुझे दिया हुआ था वो दिया था a इज टू बी इन प्रपोर्शन टू c इज टू d, मीन्स a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। अब इसका मुझे इन्वर्टेंडो निकालना है, तो मैं कैसे करूँगी, जो मेन रेशो थी हमारी उसका क्या कर दूंगी, इन्वर्स। तो मेन रेशो क्या है, a बाई बी, इसको मैंने क्या करा, b बाई ए। सी बाई डी को क्या, क्योंकि ये रूल तो हमेशा लगाना है कि जो भी आप एक साइड करोगे वो दूसरी साइड, मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ साइड्स करो, डिवाइड कर रहे हो बोथ साइड्स करो, कि जो भी करना है बोथ साइड्स करो। तो इसको इन्वर्स किया है तो इसको भी इन्वर्स कर दूंगी। ठीक है। अब ये क्या बन गया, b इज टू ए इज इक्वल टू डी इज टू सी। ये आपस में क्या हो गए, इन्वर्स हो गए। अब यहाँ पे आप प्रपोर्शन का सिंबल भी बना सकते हो। तो जब आपने इनको देखा और इनको देखा तो सिर्फ हमने इन्वर्स कर दिया, लेकिन एक चीज़ और नोटिस करो, जब मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करती हूँ तो आंसर क्या आया, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो दोनों आंसर मेरे सेम आए हैं। इन्वर्टेंडो से मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हो सकता है मेरा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो रहा हो तो मैं उसको आराम से यूज करने के लिए इन्वर्टेंडो का रूल यूज़ कर लूँ, लेकिन मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्लियर, इन्वर्टेंडो क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी ऑल्टरनेंडो। अब यहां से मैंने वर्ड उठाया ऑल्टरनेट। इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। यहां से मैंने वर्ड उठाया ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में हम क्या करते हैं, हमारी मेन रेशो क्या दी हुई थी, a इज टू बी इन प्रपोर्शन टू c इज टू d, ये तो गिवन है। अभी इसका ऑल्टरनेंडो हमें करना है। a इज टू बी का मतलब क्या है, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। अब इसका ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, इन्वर्टेंडो में तो हमने पूरी रेशो को रिवर्स कर दिया था। अगर मैं इन दोनों के प्लेस इंटरचेंज कर दूं, ऑल्टरनेट कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो क्या होने वाला है, क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला है, या मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, ये देखना है हमें। तो मैंने प्लेस चेंज कर दिया, ये मैं इसका ऑल्टरनेंडो लिख रही हूँ।
A by C इज इक्वल टू B by D। रेशो क्या बन गई? A is to C इन प्रपोर्शन ऑफ B is to D। मतलब मैंने क्या किया है, जो मीन वैल्यूज थे उनको ऑल्टरनेटिवली चेंज कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में लगा के अभी भी देखने वाली हूँ, तो इससे क्या आंसर आया? AD इज इक्वल टू BC। इससे क्या आंसर आया? AD इज इक्वल टू BC। मतलब आंसर मेरा अभी भी सेम आ रहा है। मैंने इन्वर्टेंडो किया तब भी मेरा एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज़ के प्रोडक्ट का रूल एस्टेब्लिश हो रहा था। जब मैंने ऑल्टरनेट कर दिया अपनी मीन वैल्यूज़ को, तब भी मेरा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ था। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी आप नोट करो, फिर आगे करते हैं। अभी तक तो बहुत ईजी चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी कंपोनेंडो। कई बार हमें टेक्निक दी हुई होती है पेपर में, हमें बताना होता है कि इस जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे कौन सी टेक्निक, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो हमें प्रॉपर्टी के नाम भी याद करने पड़ेंगे, हमें वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, MCQ में टिक करनी पड़ेगी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। कंपोनेंट क्या होता है? अगर मुझे मेन रेशो जो गिवन है वो है मेरी A by B इज इक्वल टू C by D, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना, A is to B इन प्रपोर्शन ऑफ C is to D। अब कंपोनेंटो हमें अगर करना है, कंपोनेंटो क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और वो लिखना है हमें न्यूमरेटर में। इस साइड लिखा है तो इस साइड भी लिखूंगी, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना। तो ये होता है हमारा कंपोनेंटो। जैसे अगर मैं रेशो मानती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है 2x डिवाइड में 3y इज इक्वल टू 5/3, ये क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर यूज करना चाहती हूँ यूजिंग कंपोनेंडो। जनरली हम इस टाइप के क्वेश्चन में यूज नहीं करते, वहीं यूज करते हैं जहाँ पे हमें इसका बेनिफिट होता है। मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 2x में 3y प्लस कर दूंगी, और इस साइड 5 है, 5 में 3 प्लस कर दूंगी, और डिनोमिनेटर में मुझे कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख दूंगी। ठीक है, क्लियर कंपोनेंडो। इसी तरह होती है हमारी डिविडेंडो। जैसे आपने कंपोनेंडो की वैसे ही एक होती है डिविडेंडो। यहाँ भी जो रेशो गिवन है हमें A by B इज इक्वल टू C by D, ये तो हमें गिवन है। इसकी मुझे अब डिविडेंडो लिखनी है। जब कंपोनेंडो करते हैं तो हम ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, डिविडेंडो करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इन न्यूमरेटर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, A माइनस बी C माइनस डी, डिवाइड में वही रहने वाला है, कॉन्सिक्वेंट को चेंज नहीं करते, सिर्फ एंटीसीडेंट को चेंज करना है। एंटीसीडेंट माइनस कॉन्सिक्वेंट, और कॉन्सिक्वेंट एज इट इज रहेगा। ये है मेरी डिविडेंडो। अब अगर मुझे एक ही क्वेश्चन में, एक ही पार्ट में दोनों यूज करनी हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो,
अब मुझे रेशो गिवन है A/B C/D। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज करती हूँ यूजिंग कंपोनेंडो, ये तो गिवन है, एंड डिविडेंडो, दोनों यूज कर रही हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस भी करना है माइनस भी करना है। न्यूमरेटर में मैं प्लस करके लिखूंगी, डिनोमिनेटर में मैं माइनस करके लिखूंगी। तो ये हो गई यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, प्लस भी उसमें आ गया और माइनस भी उसमें आ गया। ठीक है, जब हमने कंपोनेंडो की तो न्यूमरेटर में प्लस कर दिया था डिनोमिनेटर को, डिविडेंडो किया तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया था, लेकिन लिखना सिर्फ न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर को हमने कुछ नहीं किया था, कॉन्सिक्वेंट हमारा सेम रहा था। अगर मुझे दोनों को करना है तो ऐड करके मैं लिखूंगी न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, इन तीनों प्रॉपर्टीज को नोट करो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, आई थिंक नोट हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं इसकी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम आज क्या प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी एक ही दिन में करवाए जा रहे हो, ऐसे तो मिक्स हो जाएगा। तो ये मिक्स नहीं होने वाला, बहुत ईजी है, बल्कि हम एक साथ करते हैं तो आराम से सबका डिफरेंस क्लियर हो जाता है। प्रॉपर्टी लिखने के बाद मैं सारी प्रॉपर्टी अभी रिकॉल भी करने वाली हूँ, उसके बाद ही कुछ और करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं एडेंडो। एडेंडो में हमें वर्ड क्या मिल रहा है, ऐड, मतलब रेशोज को ऐड करना है। अब यहाँ पे सपोज मुझे रेशो गिवन है A/B C/D E/F G/H, ऐसे रेशो गिवन है और मुझे यूज करना है एडेंडो। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैं न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करती जाऊंगी, एंटीसीडेंट में एंटीसीडेंट ऐड करती जाऊंगी, कॉन्सिक्वेंट में कॉन्सिक्वेंट। मतलब ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, A + C + E + G इज इक्वल टू B + D + F + H। सपोज मैं इसको इक्वल टू K मान लेती हूँ, तो K की वैल्यू क्या होगी मेरी, ये, अगर मैंने एडेंडो यूज़ किया तो। अब एडेंडो की जगह ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब मेरा आता है सब्ट्रैक्ट, अब सब्ट्रैक्ट नहीं लिखना, सब्ट्रैहेंडो। वर्ड में यहाँ से सब्ट्रैक्ट ही निकालने वाली हूँ, लेकिन जो प्रॉपर्टी का नाम है सब्ट्रैक्टेंडो नहीं है, सब्ट्रैहेंडो है, हैंडो है। इस एच वर्ड को देखना, सब्ट्रैक्टेंडो नहीं है, सब्ट्रैहेंडो है। तो वर्ड यहाँ से निकला हमारा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मेन रेशो हमें गिवन है A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू G/H। अगेन मैंने इसको K मान लिया। तो अब आप ही को पता चल गया कि K का आंसर कैसे निकालूंगी, एंटीसीडेंट में माइनस करती जाऊंगी और कॉन्सिक्वेंट में भी माइनस करती जाऊंगी। A - C - E - G डिवाइड में क्या आया, B - D - F - H। ठीक है, क्लियर, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एडेंडो, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैहेंडो।
याद रखना सब्ट्रैक्टेंडो भी ऑप्शन दिया होता है, तो सब्ट्रैक्ट वर्ड नहीं आता, सब्ट्राहेंडो वर्ड आता है। तो इस एच को ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए जिससे आप सही ऑप्शन टिक कर पाओ। दोनों प्रॉपर्टी नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे कोई प्रपोर्शन लिखना है, तो कितने नंबर चाहिए? A:B, C:D, कितने नंबर चाहिए? 4। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर मुझे प्रपोर्शन लिखना है तो मुझे कम से कम 4 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ से हमारा एक कंसेप्ट आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से करना, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता है। अगर मुझे दिया हो इफ A, B, C आर इन प्रपोर्शन, और ये भी नहीं लिखा हुआ कि कोई नंबर मिस है, सिंपल दिया हुआ है कि 3 नंबर प्रपोर्शन में है, और ये भी नहीं बोला कि कोई नंबर इसमें से मिस है, तो इस टाइप के प्रपोर्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इसको स्टार बना लो, हाईलाइट कर लो अपने नोट्स में, प्रॉपर तरीके से मार्क कर लो। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, अगर सिर्फ हमें 4 की जगह 3 नंबर्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि वो प्रपोर्शन में हैं, ये भी नहीं बोला कि कोई प्रपोर्शन में मिस है, सेकेंड थर्ड मिस है, कुछ भी नहीं कहा हुआ, सिर्फ 3 नंबर बोले हैं, दिए हैं और कहा है कि ये प्रपोर्शन में है, तो इस टाइप के प्रपोर्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इसको मैं कैसे लिखूंगी? A:B। अब आप कहोगे मैम सिर्फ C बचा है तो इधर कैसे लिखोगे? तो बीच वाली वैल्यू को क्या करते हैं? रिपीट लिखते हैं। ठीक है, बीच वाली वैल्यू हमारी रिपीट हो गई, और बीच वाली वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या था? क्या बोलते थे? मीन वैल्यूज। तो इस रेशो में, इस टाइप के प्रपोर्शन में हमारी मीन वैल्यू, मीन प्रपोर्शन क्या होता है? मीन प्रपोर्शन क्या हुआ इसमें हमारा? क्या लिखा हमने मीन प्रपोर्शन में? क्या वैल्यू लिखी? यहाँ भी बी लिखी, यहाँ भी बी लिखी, तो मीन प्रपोर्शन क्या हुआ? बी। अगर मुझसे पूछा जाए ABC एक प्रपोर्शन है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन है या टर्म्स प्रपोर्शन में है नंबर, तो मीन प्रपोर्शन क्या होगा? तो मैं बोलूंगी बी। बी मेरा मीन प्रपोर्शन है। पहली चीज तो ये पता चल गई कि बी इसमें मीन प्रपोर्शन होता है, बी को क्या बोलते हैं? मीन प्रपोर्शन। अब हम अपना फॉर्मूला वही लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ? AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर और B इज इक्वल टू रूट AC। मतलब मुझे अगर अपने मीन प्रपोर्शन की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? एक्सट्रीम वैल्यूज को प्रोडक्ट करके उनका रूट निकालूंगी, तो ये मेरी मीन प्रपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सपोज मुझे नंबर दिया हुआ है 2B9, फाइंड वैल्यू ऑफ B। B की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी? B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9, ये मेरी B की वैल्यू आ जाएगी, तो B इज इक्वल टू रूट 18। तो मीन प्रपोर्शन की वैल्यू क्या हो गई? रूट 18। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं, ये भी MCQ में टिक करने के लिए आता है। ज्योमेट्रिक मीन बोलो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलो, ये हम सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमारा ये वाला पार्ट इसमें भी कवर होता है। तो ये पता होना चाहिए कि इसको B इज इक्वल टू रूट AC, एक तो ये मीन वैल्यूज है, हमारी मीन प्रपोर्शन का आंसर निकलेगा। इसको अगर दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो उसका यही फॉर्मूला होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हो तब भी हम यही आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है
कि इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, मिस नहीं करना, बहुत ध्यान से करना है। जितना ज़्यादा इसको मार्क कर सकते हो मार्क कर लो, और पहले इसको नोट करो, फिर आगे चलेंगे। अब नोट हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि मैम आज ज़्यादा करा दिया, सारा मिक्स हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, प्रपोर्शन के कंसेप्ट मैंने करवा दिया आपको और आपको पता भी नहीं चला, लेकिन हो सकता है कुछ भूल रहे हो, कुछ माइंड से इधर उधर जा रहे हो। तो पहले हम आगे चलने से पहले क्या करते हैं, प्रपोर्शन के सारे कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। आप देखना 5-10 मिनट्स में आप खुद ही रिवाइज कर लोगे और आपको लगेगा हाँ प्रपोर्शन खत्म भी हो गया। सबसे पहले प्रपोर्शन होता क्या है, इक्वालिटी ऑफ रेशोज। रेशोज को जब इक्वल में होती हैं तो उनको हम प्रपोर्शन कहते हैं। जरूरी नहीं है 2 हो, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा भी। ठीक है, उसके बाद हर प्रपोर्शन का, हर नंबर का एक नंबर अपना एक एक्सिस्टेंस है। फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। ए इज टू बी इन प्रपोर्शन ऑफ सी इज टू डी। ए इज टू बी को मैंने कैसे लिखा, ए बाई बी, और सी इज टू डी को सी बाई डी। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कौन सा रूल यूज करूंगी, इक्वल का साइन बीच में होता है तो हम कौन सा साइन, कौन सी ट्रिक यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन से प्रोपोर्शन आते हैं मेरे एक्सट्रीम वैल्यूज में, फर्स्ट एंड फोर्थ, और मीन वैल्यूज में सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हमने क्या किया कि हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन से अपनी कोई भी मिसिंग वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी वही क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो, कि मैं दोनों रेशोज को जो भी करना है दोनों बोथ साइड्स करेंगे, इन्वर्स कर देती हूँ तो वो उसका इन्वर्टेंडो बन जाता है। उससे मेरे रेशो पर या मेरे उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्टरनेंडो, अगर मैं मीन वैल्यूज को ऑल्टरनेट कर देती हूँ, एक्सचेंज कर देती हूँ, एक तरफ बी था, राइट साइड पे सी था, मैंने अब क्या किया, लेफ्ट साइड पे सी लिख दिया, राइट साइड पे बी लिख दिया, मीन वैल्यूज को एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो वो क्या बन गया, ऑल्टरनेंडो। जब उसके बाद मैंने किया कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या था, अगर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख देती हूँ तो कंपोनेंडो बन जाता है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिख देती हूँ तो डिविडेंडो बन जाता है। हम दोनों प्रॉपर्टी एक साथ भी लगा सकते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर में हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख देंगे और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिख देंगे। लेकिन जो भी करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, बोथ साइड्स लगाएंगे, और प्रपोर्शन में 2 रेशोज तो मिनिमम होने ही वाली हैं। ये तो हो ही नहीं सकता एक रेशो का प्रपोर्शन बन जाए, वो सिर्फ रेशो रह जाएगी। ठीक है, ये रेशो से आगे का कॉन्सेप्ट है, उसका बड़ा भाई है तो 2 रेशो तो कम से कम लेके चलेगा। ठीक है, 7th में एडेंडो। एडेंडो में हम सारे न्यूमरेटर प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर को हमें कुछ नहीं, डिनोमिनेटर सारे एंटीसीडेंट्स प्लस हो गए, सारे कॉन्सिक्वेंट प्लस हो गए, तो क्या बन गया एडेंडो। सारे एंटीसीडेंट को माइनस कर दिया, कॉन्सिक्वेंट में से माइनस कर दिए तो सब्ट्राहेंडो। सब्ट्रैक्टेंडो नहीं है, सब्ट्राहेंडो। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद प्रपोर्शन के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंटिन्यूड प्रपोर्शन। हमने देखा अगर हमें प्रपोर्शन करना है तो 2 रेशोज मिनिमम चाहिए, 2 रेशोज के लिए मुझे 4 नंबर मिनिमम चाहिए। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 3 नंबर दिए हो और ये लिखा हो कि वो प्रपोर्शन में है, सिर्फ 3 नंबर मुझे दिए हुए हैं और ये कहा हुआ है कि वो प्रपोर्शन में है, तो मैं कैसे करूंगी,
मैं क्या करूँगी, जो मेरा सेंटर वाली वैल्यू है, 3 नंबर में एक सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर वाली वैल्यूज़ को मैं मीन वैल्यूज़ मानूंगी और दोनों मीन वैल्यूज़ में सेम वैल्यू को रिपीट कर दूंगी। जैसे ए बी सी मुझे प्रपोर्शन में दिया हुआ था, बी मेरी मीन प्रपोर्शन हो गया, मीन वैल्यू हो गई, तो मैंने A:B और B:C कंटिन्यूएशन में रेशो बना दी, इसलिए इसे कंटिन्यूड प्रपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने रेशो पढ़ी थी A:B:C, कंटिन्यूड रेशो हमने पढ़ी थी, ये हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन है क्योंकि 3 ही नंबर थे A B C, तो A:B और B:C कंटिन्यूड प्रपोर्शन बन गया। इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगती है हमारी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज, जिससे मुझे एक आइडेंटिटी मिल गई B इज इक्वल टू √AC। इससे मैं कोई भी वैल्यू जो मुझे मिसिंग होगी वो इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। इस आइडेंटिटी को हम ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो इसमें एज एन आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं। अगर हमें 3 नंबर्स 3 वैल्यूज दी हुई हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना हो, जीपी की सीरीज हो, तो हम इसी आइडेंटिटी से ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में टिक करने के लिए भी आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पूरा रेशो का कॉन्सेप्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से मार्क कर लो और 2-3 बार एक्स्ट्रा पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरा हमने प्रपोर्शन किया। अब प्रपोर्शन के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं, बाकी उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे आप सारे कंसेप्ट पढ़ के बेटर वे में अप्लाई कर पाओ। लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, तो आज हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और हमारा जो मिक्सिंग हो रहा होगा वो कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने किए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया हुआ है, 4th proportional to 4, 6, 8 is। ठीक है, अब मुझे 3 नंबर दे दिए 4, 6, 8 और बोला है 4th वाला ही मिसिंग है, तो मैंने वहां पे जहां पर मिसिंग था वहां पर x लिख दिया। 4th मिसिंग है, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अब मैं क्या करूंगी, ये मेरी एक्सट्रीम वैल्यू है और ये मेरी मीन वैल्यूज हैं। ठीक है, यही होता है। तो 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 8, x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइड में 4, 4 2 सा 8, तो x इज इक्वल टू 12। 12 निकालने के बाद हमने ऑप्शन चेक करा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 27 में ये हमें कह रहे हैं 3rd proportional to 12, 18। यही कंसेप्ट हमने अभी किया था और इसी का क्वेश्चन आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 3rd proportional to 12, 18। 12, 18 दिया हुआ है और कह रहे हैं 3rd proportional निकालो। अब ये रेशो क्या हुई हमारी, कंटिन्यूड रेशो हो गई। क्लियर है, 3 ही नंबर है और प्रपोर्शन में है, तो ये कंटिन्यूड रेशो हो गई। मैं कैसे लिखूंगी, 12:18 is to 6। अब क्या होना चाहिए, 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर डिवाइड में 12। अब इसके लिए हम कैलकुलेटर उठाएंगे, एटीन इंटू इक्वल स्क्वायर हो गया, डिवाइड करना है हमें किससे, 12 से, तो आंसर क्या आ गया 27। इस ऑप्शन को मैंने टिक कर दिया। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम अभी तो आप शॉर्टकट सिखा रहे थे, अब आप फिर इतने बड़े मेथड से करवाने लग गए। तो इसका शॉर्टकट क्या है हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जिसमें ए ये है, बी ये है, ये सी है। ठीक है, अब अगर मैं शॉर्टकट लगाती हूँ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का मैंने शॉर्टकट लगाया तो क्या हुआ, 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर बाय 12। आंसर फिर भी 27 आया, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गया, इतने स्टेप्स नहीं लिखने पड़े। इसमें भी मैं ये बिना लिखे कैलकुलेटर पे सीधा ही कर सकती हूँ, ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इसके स्क्वायर को 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं थी। बहुत जल्दी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन हो सकता है ये आइडेंटिटी उस टाइम हमें क्लिक ना करे, तो अभी हम कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन को जितने वैरायटी ऑफ मेथड से हम कर सकते हैं ना करें। अगर मुझे सारे मेथड आते होंगे तो उस टाइम कोई ना कोई तो क्लिक करेगा। दूसरा, अगर मुझे आंसर में डाउट है क्रॉस चेक कर सकती हूँ,
तीसरा, जितना मैं उस चैप्टर में डिटेल में जाऊंगी मेरे अंदर परफेक्शन उतनी ज़्यादा आती जाएगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और अभी टाइम भी है और हम क्वेश्चन को वैरायटी ऑफ मेथड से करके भी देख सकते हैं। इससे एफर्ट्स बढ़ेंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी कॉन्फिडेंस के साथ साथ। ठीक है, 27 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वही, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। मीन प्रोपोर्शन कहाँ पे होता है? 3 नंबर है तो कंटिन्यूड रेशियो का क्वेश्चन है। मीन प्रोपोर्शन हमेशा क्या होता है? बीच में होता है। तो 25x 81 और मुझसे x की वैल्यू मांगी गई है। मैं 2 सेकंड वेट कर रही हूँ, पहले आप लोग स्टार्ट करो फिर मैं करती हूँ। मुझे देखना है आप स्टार्टिंग में क्या स्टेप लिख रहे हो, फिर आप मैच करना कि आप सही पाथ पे हो या नहीं, या कुछ गड़बड़ है। अब ये आइडेंटिटी हमें पता है, ये आइडेंटिटी हमने लगाई, इस आइडेंटिटी को लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये पता है मुझे x की वैल्यू मांगी गई है, x स्क्वायर की नहीं मांगी गई, तो मुझे बाद में रूट भी करना है, तो वो कैलकुलेटर में मैं सीधा ही कर लूंगी। यहाँ वो स्टेप क्यों लिखूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं? तो मैं क्या करूंगी, 81 इंटू 25 इक्वल जमाना बहुत जरूरी है। कई बार क्या करते हैं हम, 81 इंटू 25 रूट, ये सिर्फ 25 का रूट हुआ, मल्टीप्लीकेशन का रूट नहीं हुआ। मुझे पहले मल्टीप्लाई करके नंबर चाहिए फिर रूट चाहिए। शॉर्टकट पे जाना है लेकिन इतने शॉर्टकट पे नहीं कि हमारा आंसर गलत हो जाए। मुझे पहले प्रोडक्ट चाहिए, 81 इंटू 25 इक्वल इसका रूट चाहिए, तो आंसर क्या आ गया 45। ये x का आंसर है जो स्टेप मैंने बीच में मिस किया है। मैं रूट वाला पार्ट क्यों लिखूं, मुझे पता है x की वैल्यू निकालनी है तो रूट करना ही पड़ेगा। अब 45 में अपने फाइनल आंसर में देखती हूँ तो मुझे सी ऑप्शन मिल जाता है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है, 26, 27, 28 तीन क्वेश्चन पहले नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। ये याद रखना आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, चाहे साइड में लिख लेना। अभी तो हम शॉर्टकट पे कर रहे हैं, ये ना हो रिवाइज करते टाइम आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। आप क्वेश्चन नंबर 29 में नेक्स्ट पेज पे भी कर सकती हूँ लेकिन मैं यहीं कर रही हूँ। स्पेस कम होगा तो मैं भी कम लिखूंगी और आप भी कम लिखने की कोशिश करोगे। कम से कम लिखने की आदत डालनी है और ऐसी भाषा लिखनी है कि रिवाइज करते टाइम मुझे खुद भी पता चले हाँ इस स्टेप में मैंने क्या क्या लिख दिया। ये नहीं कि रिवाइज करते टाइम मुझे पता ही ना चले कि मैंने क्या किया था, मैं खुद ही भूल जाऊँ, खुद ही कंफ्यूज होती रहूँ।
इतना शॉर्टकट भी नहीं करना, शॉर्टकट करना है लेकिन इतनी इस भाषा में लिखना है कि मैं अपनी भाषा को पढ़ पाऊँ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इजी भी है, बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो हमें नोटिस करना है। अगर मैंने वो नोटिस कर लिया, इसका मतलब मैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ रही हूँ। इजी है लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट डाला हुआ है। देखो अब क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं ट्विस्ट बोल रही हूँ तो क्या है वो। द नंबर विच हैज़ द सेम रेशो टू 26 दैट 6 हैज़ टू 13। इसका मतलब एक नंबर तो मिस है। ठीक है, 4 नंबर होने चाहिए थे, A:B इन प्रपोर्शन ऑफ C:D। 3 दिए हुए हैं तो कौन सा मिस है ये पता लगाना है। बाद वाले तो मुझे दिख रहे हैं 6:13, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये कंफ्यूजन है जो 26 मुझे दिया हुआ है मेरे क्वेश्चन में, वो A है या B है। ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। हम रेशो को कैसे पढ़ते हैं, A:B। 2 किसके साथ आया, B के साथ, और यहाँ दिया हुआ है 226, तो B क्या है 26, मिसिंग क्या है A। बस ये चीज़ इस क्वेश्चन में नोटिस करनी थी। अगर हम बिना ध्यान से पढ़े कर देंगे तो हम 26:A B भी लिख सकते थे कि A दिया हुआ है B निकालना है। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे इन्होंने डाला है, जो बच्चे को देख रहे हैं कि ध्यान से वो केयरफुली अटेंटिवली क्वेश्चन को पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या रटे रटाए पैटर्न से करता जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। तो A इज इक्वल टू 26 इंटू 6 बाय 13, 13 टू ज़ा 26, A इज इक्वल टू 12। तो हमें कम से कम लिखना है। अब मैं इसको अगर ऐसे करने बैठ जाऊँ सॉल्व, A/26 इज इक्वल टू 6/13, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर मैं कैलकुलेटर उठा रही हूँ, फिर मैं सॉल्व कर रही हूँ, उसमें भी गड़बड़े कर रही हूँ, तो मैंने टाइम वेस्ट किया। मेथड गलत नहीं है, सही है, प्रॉपर है, बल्कि एक्चुअल मेथड तो यही है। अभी तक हमें यही बताया है कि स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप को नीट एंड क्लीन तरीके से करो, प्रॉपर वे में एक्सप्रेस करो। लेकिन हमें यहाँ पर टाइम प्रॉब्लम है, टाइम का इशू है, तो हमें उसको सेव करना सीखना है। तो ये और ये दोनों में देखो कितना टाइम सेव हो रहा है। यहाँ पे तो कितनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब आ गई। जब आप ये करोगे तो यहाँ वो स्टेप भी लिखोगे, फिर डिवाइड वाला स्टेप भी लिखोगे, तो इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ध्यान से करना है, टाइम बचाना सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, रेशो के कंसेप्ट रिवाइज करोगे, फिर प्रपोर्शन के कंसेप्ट रिवाइज करोगे, प्रॉपर्टीज रिवाइज करोगे, स्पेशली कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्रपोर्शन का। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, वो तो एमसीक्यू में डायरेक्ट टिक करने के लिए आ जाती है हमें कि A/B इज टू C/D, मैंने लिख दिया A+B/B और C+D/D। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, आपको सिर्फ ये टिक करनी है। सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है 3-4, तो मुझे पता है अगर प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी हुई है कि कंपोनेंडो टिक करनी है, तो मैं कंपोनेंडो टिक कर दूंगी और मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में बिना कोई एफर्ट डाले। तो यूजलेस कुछ भी नहीं है, जो भी पढ़ रहे हैं हम काम का पढ़ रहे हैं, पूरा आईसीआई के मॉड्यूल को फॉलो करके पढ़ रहे हैं। बल्कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा ही चलते हैं कि अगर कुछ स्टेप मिस हो रहा है लेकिन उसके बेस पे क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर सकता है, तो हम उसको भी कवर कर लें। तो आप ये सारे कंसेप्ट रिवाइज करोगे, जो क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं पहले उन्हें करोगे, उससे आगे भी आप 7-8 क्वेश्चंस कर सकते हो। आप कर सकते हो इसके क्वेश्चन प्रपोर्शन पे जो बेस्ड है हमारे 26 to 55, क्वेश्चन नंबर 26 to 55। यहाँ ये क्वेश्चन हमारे प्रपोर्शन पे बेस्ड हैं हमारी बुकलेट के, जो आप रिवाइज कर सकते हो। अगेन वही कंसेप्ट है, मैं क्लास में सारे करवाऊंगी, पहले जो हमने किए हैं आप वो करना, उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो भी होंगे मैं सारे रिकॉल करवाती जाऊंगी आपको। जिसमें हिंट देना है हिंट देती जाऊंगी, जिसमें मुझे लगता है हाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है वो पूरे भी करवाऊंगी, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा रेगुलर फोकस और अटेंशन मैथ्स को देनी पड़ेगी। मैथ्स बस इतना ही मांगता है, इतना अगर मैथ्स को आप दे दोगे तो मैथ्स 100% मार्क्स आपको दे देगा। ठीक है, इस बात की श्योरिटी मैं देती हूँ। बस मेरे हिसाब से आप पढ़ते जाओ, कंसेप्ट रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप टाइमर के बेस पे क्वेश्चन लगा रहो कि आधे घंटे में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। चाहे रेशो के आपने 1 to 25 है, इन्हीं को रिपीट करो, टाइमर लगाओ कि आधे घंटे में मैं कितने अटेम्प्ट कर पाया, चेक करो अपने आप को।
तो आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम ले रहे हो, कितने आपको वर्क की ज़रूरत है, किस तरह से इसको बेटर करना है, सब चीज़ें आप एनालाइज खुद ही कर पाओगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।